ये जो चार्ट है बेसिकली दिस क्या शो करता है, ये है शो कर रहा है एक MSCI का इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है बेसिकली। तो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू US S&P 500, ठीक है। तो ये जो है उनका रेशियो है, एक तरह से इंडेक्स का रेशियो। तो इसमें बेसिकली ये बताया हुआ है कि ये जो रेशियो है ये ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम लो के आसपास चल रहा है। जो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स है MSCI का विद रिस्पेक्ट टू S&P 500, वो काफ़ी हालत ख़राब में है। मतलब बेसिकली ये है कि ये जो साइक्लिसिटी आप देख रहे हैं यहाँ पे 1973 से, कि पहले कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया 1995 में, मतलब 5 के आसपास पहुँच गया, तो इमर्जिंग मार्केट्स बहुत ज़्यादा ऊपर हो गए। फिर कम हो गया वो 2000s में, राइट। फिर बढ़ने स्टार्ट हुआ, फिर 2007-8 में एकदम टॉप पे पहुंच गया, फिर गिरता चला गया, अभी गिरता ही चल रहा है तब से 2010-11 से। और इसीलिए अगर आपने देखा होगा US मार्केट्स जो हैं करंटली वर्ल्ड की ओवरऑल स्टॉक मार्केट के 65% है। सिर्फ एक कंट्री 65% ऑफ वर्ल्ड मार्केट है करंटली, राइट। तो ये जो चीज़ अगेन एंड अगेन बहुत सारे एक्सपर्ट है कि दिस इज नॉट लुकिंग राइट, ये एक कंट्री 65% वर्ल्ड मार्केट का कैसे हो सकता है। और मैंने इसके ऊपर ट्वीट भी किया था, आई डोंट नो इफ यू फॉलो दैट। तो वो चीज़ जो है ये चीज़ यहाँ दर्शा रहा है कि जो इमर्जिंग मार्केट है, स्पेशली ऑब्वियसली चाइना की वजह से भी एक रीज़न है कि चाइना इज नॉट डन वेल, इंडिया इज डन वेल, नो डाउट इन इट, राइट। इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इमर्जिंग मार्केट्स, बट ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट्स का जो इंडेक्स है जिसमें बाकी सब कंट्रीज हैं, राइट, वो ओवरऑल इट हैज़ नॉट डन वेल बिकॉज कंसिस्टेंटली एज आई सेड, जो हमारा इनिशियली भी डिस्कशन हुआ था कि पैसा जो है वो US में जा रहा है। तो वो अभी एकदम लोवेस्ट पॉइंट पे आ गया है, वो 0.5 0.6 मतलब सॉरी 0.7 0.8 पे चल रहा है इस रेशियो में, विच इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू 1975 के लो पे। तो क्या ये बाउंस बैक करेगा, क्या इमर्जिंग मार्केट्स विल इमर्ज अगेन, क्या इमर्जिंग मार्केट्स अगेन स्टार्ट होंगी और US जो है उसकी जो स्टॉक्स हैं वो गिरेंगे, और उसके गिरने चाहिए और यहाँ के बढ़ने चाहिए, एटलीस्ट उसके गिरने चाहिए इंडिया, मतलब यहाँ के सेम भी रहें, तो तभी ये जो है ऊपर जाना शुरू होगा। तो ये क्या होगा, क्या ये रिपीट होगी हिस्ट्री 3 टाइम्स साइकिल जो है, क्या ये रिपीट होगा, इज व्हाट द $1 million क्वेश्चन इज, राइट। तो ऑफ कोर्स दिस इज व्हाट इट इज कि ये मतलब एक आर्टिकल ये था कि इसमें ये बेसिकली आई टुक दिस चार्ट फ्रॉम वॉल स्ट्रीट जर्नल। तो यही था कि इट इज़ अ टाइम टू इन्वेस्ट इन, इट सीम्स इट इज़ अ टाइम टू इन्वेस्ट इन इमर्जिंग मार्केट्स, ठीक है। तो वो देखते हैं अभी क्या है। अगेन बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें भी हैं, बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें भी हैं फॉर इमर्जिंग मार्केट्स एज वेल एज फ्रॉम US, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं, बट इट्स अ एक्सीलेंट चार्ट फॉर पीपल टू पॉन्डर, राइट, हाउ मार्केट्स वर्क्स इन साइकिल्स। 3 साइकिल हो चुकी है, हम आगे देखते हैं क्या होगा। जस्ट शेयरिंग दिस इमेज which I found from one of the report which NSE has recently published। तो बहुत इंटरेस्टिंग है DMF। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, DMF मतलब डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स, तो उनका सेक्टर एलोकेशन मतलब किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हम ये थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं यहाँ पे, राइट। तो इफ़ यू विल सी दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग डेटा। तो ये 5 ईयर का डेटा है, तो बिफोर कोविड से लेके अभी तक का डेटा है, तो उससे ना बहुत अच्छा कंपैरिजन यहाँ बन रहा है। तो ये सिर्फ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड का है ऑन ऑल NSE लिस्टेड यूनिवर्स। जितनी भी NSE में लिस्टेड कंपनीज हैं, आई थिंक 700-800 जो भी कंपनीज हैं NSE में, तो उन सब का जो है ये यूनिवर्स है। तो इफ़ यू विल सी नाउ, सबसे पहले ग्रे लाइंस देखते हैं। ग्रे लाइन जो है, अगर हम देखें सितंबर 2019 में 2019 में 34% के आसपास, 33.9% टू बी प्रिसाइज, म्यूचुअल फंड्स का जो इन्वेस्टमेंट था इन NSE कंपनीज वो फाइनेंशियल सेक्टर में था, ठीक है। अब वो गिर के 27% हो गया है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 7%, 6.8% टू बी प्रिसाइज का फॉल है इन फाइनेंशियल सेक्टर एलोकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इंडियन म्यूचुअल फंड्स, राइट। तो फाइनेंशियल सेक्टर क्यों अच्छा नहीं कर रहा है, बिग रीजन, राइट, वी कैन क्लियरली सी द रीजन। 33.9 से 27 हो गया है। अब ये किसको बेनिफिट मिला है, आप ये देखो, ये मिला है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंपनीज को। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी क्या होता है, रिटेल सेक्टर, ऑटो सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, मोटा मोटा, ठीक है। तो ये 3 जो है इनको कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर माना जाता है। भाई कंज्यूमर के डिस्क्रिशन पे है, वो करना है नहीं करना, राइट। तो ये जो है रियल एस्टेट, एज आई सेड अगेन, ऑटो एंड रिटेल, इफ यू विल सी देम,
राइट। तो ये 9% से 13.8% हो गया है। तो जो वो 6.7 6.8 7% के आसपास जो लॉस हुआ है उसमें से ऑलमोस्ट 5% तो इनको मिला है, 9 से 13.8, राइट। तो ऑटो सेक्टर हैज डन वेल, वी हैव सीन दैट। रिटेल हैज ऑल्सो डन वेल, राइट, मोर और लेस। ठीक है। और ठीक है, और हाँ मतलब रियलिटी तो क्या छोटा सेक्टर है, बट वो भी अच्छा किया है ओवरऑल। अब नेक्स्ट जाते हैं तो और किस सेक्टर ने अच्छा किया है, रेड कलर में। अब देखो हेल्थ केयर 5% से 7.5%, राइट। तो ऑलमोस्ट 2.3% यहाँ पर एलोकेशन बढ़ा है। तो म्यूचुअल फंड्स आर फोकसिंग, दे आर रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट इन financial sector, they have increased in healthcare, they have increased in consumer discretionary और communication services लाइक ठीक है एयरटेल वगैरह, थोड़ा बहुत ये जियो वगैरह इनका। तो 2.6 से 3.8 वहाँ पर भी इंक्रीज हुआ है। फिर ये ब्राउन कलर ये है आईटी, आईटी भी थोड़ा सा ऑलमोस्ट फ्लैट है एक्चुअली, 8.8 से 9.2, नॉट मच। ब्लू कलर इज इंडस्ट्रियल्स, राइट। तो इंडस्ट्रियल्स अगेन आई थिंक मोर मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड कंपनीज, राइट। तो वो सारी कंपनीज जो हैं उनके बारे में बात करें तो 10.5 कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, राइट, ऑल दीज कंपनीज। तो 10.5 से 12, तो उसमें भी ग्रोथ हुआ है। ठीक है। उसके बाद जो ग्रोथ नहीं आया है 9.8 से 8.4 मटीरियल्स, तो कॉपर एंड ऑल दीज एल्यूमिनियम कंपनीज, राइट। तो उनमें उतना ज़्यादा उनका ग्रोथ नहीं है, उसमें उनका इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा नहीं है। वेदांता टाइप की कंपनी जो है टिपिकली मटेरियल्स में आती है, राइट। और यूटिलिटीज़ में भी थोड़ा सा बड़ा है, राइट। तो पावर सेक्टर बेसिकली 4.1 से लेके 4.3। तो वेयर हैज़ मतलब कौन कम हुए हैं, मेजरली फाइनेंशियल सेक्टर कम हुआ है। उसका बेनिफिट हेल्थ केयर को मिला है और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी को मिला है, मोटा मोटा अगर हम ये चीज़ बात करें तो। दूसरा सेक्टर कम हुआ है वो है 8.3 से 6.3 है, दैट इज एनर्जी सेक्टर। अगेन एनर्जी सेक्टर में पावर सेक्टर भी आता है, बट देयर आर अदर्स, मतलब रिलायंस ऑयल एंड गैस, राइट। तो ये सब ऑयल एंड गैस वगैरह में काफ़ी थोड़ा सा एलोकेशन आई एम श्योर कम हुए होंगे, राइट। अगर हम बात करें ऑयल एंड गैस सेक्टर की तो वो वहाँ से उन्होंने कम किया होगा, बट पावर सेक्टर हैज़ डन वेल विच आई थिंक हैज़ कम इन टू यूटिलिटीज़, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो क्या कहाँ से किस तरह से हमारे एलोकेशन चेंज हो रहे हैं। अब यही चीज़ हम देखते हैं फ्रॉम FII's परस्पेक्टिव एज वेल। ठीक है। तो अब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर का भी देख लेते हैं ग्राफ। तो ये सेम ग्राफ मैं उसके ऊपर डाल रहा हूँ। ठीक है। तो ये अब है FPIs मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का सेम जो हम बात कर रहे थे। तो उनका क्या है, देखो वो 42% थे। ठीक है। तो ये 34 थे, वो 42% फाइनेंशियल सेक्टर में थे, और वो 42 से 30 पे आ गए। तो उन्होंने तो 12% पैसा निकाल लिया फाइनेंशियल सेक्टर से। आप ये सोचो फाइनेंशियल सेक्टर कैसे, फाइनेंशियल सेक्टर में वैल्यूएशन इसलिए अच्छा दिख रहा है, फाइनेंशियल सेक्टर के वैल्यूएशन इसलिए ग्रो नहीं हुए हैं, फाइनेंशियल सेक्टर ग्रो ही नहीं हुआ है 5 साल से। क्यों? क्योंकि FPIs हैव टेकन आउट मनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर निकाल लिया, डोमेस्टिक मतलब म्यूचुअल फंड्स ने पैसा निकाल लिया, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। तो ये पैसा जा कह रहा है, अगेन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में ही उन्होंने भी पैसा डाला है, विच इज आई थिंक ऑलमोस्ट 7% से लेके वो 12.5, तो 5-5.5%, 12 में से तो ऑलमोस्ट कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में चला गया। हेल्थ केयर अगेन दे हैव इंक्रीज 3.8 to 6. They have also increased in industrials a lot, 5.2 to 9.5. ठीक है। कैपिटल गुड्स एंड राइट तो बहुत अच्छा किया है। ठीक है। दे हैव ऑल्सो इंक्रीज इन मटीरियल्स 6 to 7. दे हैव इन यूटिलिटीज 2.9 से 4.8। यूटिलिटीज में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर ने ज़्यादा किया है, एंड नॉट दैट मच बाय देम, राइट। तो अगेन इंटरेस्टिंग, राइट। कंज्यूमर स्टेपल्स जो FMCG है 7.9 से 6.2, अगेन ये भी डाउन हुआ है। ठीक है। और कंज्यूमर उस वो भी मेरे ख्याल से वहाँ पर भी कंज्यूमर स्टेपल्स जो है गिरा था, राइट। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड का अगर हम डेटा देखेंगे तो ये इमेज है। तो जब कंपनीज का जब हम एनालिसिस करते हैं ना, तो एक कैपिटल एलोकेशन की बात बहुत होती है, इसके बारे में बहुत बात होती है, चर्चा होती है कि कैपिटल एलोकेशन कैसा है कंपनी का, वो अच्छे से कर रही है नहीं कर रही। कैपिटल एलोकेशन मतलब कि जो भी पैसा वो कमा रहे हैं, राइट, उसको कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, राइट कैपिटल एलोकेशन है या नहीं है। तो उसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग, ये ब्रायन फ्रॉडी जो है, इन्होंने एक इंटरेस्टिंग सा एक फ्लो चार्ट बनाया था। तो मुझे एक सिंपल भी है, तो मेरे को लगा आप सबको बताऊं, राइट। तो यही है कि आप जो है ओवरऑल आपकी जब इन्वेस्टमेंट आपके प्रॉफिट्स आते हैं तो आप उसका क्या करते हैं। तो आर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल वेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, या तो आप लोन ले रहे हैं, ठीक है, या फिर प्रॉफिट्स आ रहे हैं, ठीक है, अगर उससे ज़्यादा आपके रिटर्न ROI एक्सपेक्टेड है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके पास है क्या,
तो पहले आप ये क्वेश्चन पूछते हैं एज अ CEO, एज ए MD या जो भी है, राइट। तो अगर है तो फिर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, राइट। जैसे टाटा पावर ने कहा कि भाई हम इतना केपेक्स करेंगे, हम इसको डबल करेंगे, तो मतलब दे थिंक दैट देयर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो उनके पास है उसमें उनका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उससे ज़्यादा रिटर्न उनको एक्सपेक्टेड है, एंड दैट्स व्हाई दे आर इन्वेस्टिंग। तो दे आर इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट प्लान्स, एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसलिए वो री इन्वेस्ट अपने बिजनेस में कर रहे हैं मेजर प्रॉफिट्स को, या तो वो मर्जर एंड एक्विजिशन करेंगे, ठीक है, या फिर वो ऑर्गेनिक ग्रोथ करेंगे। फिर अगर नहीं है उनके पास इस तरह की अपॉर्चुनिटीज, जैसे काफ़ी सारी अगर हम बात करें IT कंपनीज में इस तरह की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है, या फिर FMCG कंपनीज के पास भी बहुत ज़्यादा इस तरह की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की जिसमें ज़्यादा हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, वो काफ़ी बार अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं कि इज देयर अ नीड टू रिड्यूस लेवरेज, मतलब मेरे पास कुछ लोन वगैरह है तो मैं उसको कम कर दूं क्या, ठीक है। तो वो सोचते हैं उस हिसाब से। तो फिर अगर हाँ है कि भाई लोन कम करा जा सकता है, तो फिर वो यस करते हैं, वो कहते हैं ठीक है पे ऑफ डेट, भाई ये तो कम, लोन कम करो। अगर उनको लगता है कि नहीं भाई ऑलरेडी मैं तो, जैसे मोस्टली FMCG कंपनीज, IT कंपनीज तो डेट फ्री है, तो उनको लगता है नहीं भाई ये तो नहीं है, राइट। तो फिर वो कहते हैं कि इस प्रॉफिट जनरेशन सस्टेनेबल, क्या ये प्रॉफिट जो मैं जनरेट कर रहा हूँ ये सस्टेनेबल है क्या, आगे भी होगा क्या। तो अगर उनको लगता है कि नहीं यार आगे पता नहीं होगा या नहीं होगा, आगे बिजनेसेस जो हैं वो काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं, अच्छा हो सकता है, नहीं हो सकता है, वी डोंट नो, वी आर नॉट श्योर, राइट। जैसे कभी कभी फार्मा कंपनीज के बारे में बात करें कि भाई कोई वार्निंग लेटर आ गया तो, राइट, या फिर कोई ड्रग जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं चला तो, राइट। तो बहुत सारे एक वेरिएबिलिटीज़ होती है कई बार इस तरह के बिजनेसेस में, राइट। कि आपको इन्वेस्ट भी नहीं करना है, आपको लेवरेज भी नहीं है आपके पास, बट आपके पास प्रॉफिट जनरेशन सस्टेनेबल भी नहीं है, देयर कैन बी रिस्क, देयर कैन बी बिग रिस्क, मे बी FMCG कंपनीज डोंट हैव, IT कंपनीज डोंट हैव, बट कंपनीज लाइक फार्मा कंपनीज मे हैव दैट, ठीक है। तो उसमें क्या है, क्या वो करेंगे कि नहीं प्रॉफिट जनरेशन सस्टेनेबल, अगर ऐसा आंसर आया कि नहीं यार ये तो सस्टेनेबल नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे, या तो कैश बिल्ड करेंगे कि भाई जब प्रॉफिट नहीं होगा तो उस टाइम हमारे पास कैश होना चाहिए ना बिजनेस रन करने के लिए, तो या तो बिल्ड करेंगे कैश को, ठीक है, या फिर वो डिविडेंड दे देंगे कि भी ठीक है एक स्पेशल डिविडेंड दे दो, पैसा तो पड़ा ही है अभी दे दो, फिर उसके बाद देखते हैं, राइट। तो एक ही ऑप्शन है। फिर अगर सस्टेनेबल है, जैसे टिपिकल IT कंपनीज का रहता है, TCS वगैरह का या इन्फोसिस का, फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं कि इस स्टॉक ट्रेडिंग, यहाँ मतलब अगर है तो या तो फिर वो रेगुलर डिविडेंड देते रहो, ठीक है। काफ़ी सारी कंपनीज जैसे कैस्ट्रॉल वगैरह, या फिर हमारी बहुत सारी PSUs कंपनीज, कोल इंडिया वगैरह का कंसिस्टेंट डिविडेंड देते रहते हैं कि ठीक है प्रॉफिट जनरेशन तो सस्टेनेबल है, देते रहो, ठीक है। या फिर वो ये पूछेंगे कि भाई स्टॉक ट्रेडिंग बिलो इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, कि अगर भाई स्टॉक जो है इंट्रिंसिक वैल्यू से कम लग रहा है उनको, तो फिर वो बाय बैक करेंगे, ठीक है। जैसे TCS वगैरह करते हैं तो वो बाय बैक ज़्यादा करते हैं, और लगता है कि नहीं यार इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, मतलब बिलो नहीं है और ज़्यादा ही है, राइट, तो फिर कैश बिल्ड करो, राइट। कि भाई अगर क्यों फिर बाय बैक वगैरह करना है, तो फिर कैश बिल्ड करो और कैश रखो अपने पास, ठीक है। और जब इंट्रिंसिक वैल्यू से कम होगा तो करेंगे, फिर बायबैक करेंगे, या फिर स्पेशल डिविडेंड दे देंगे। तो इस तरह से बेसिकली कैपिटल एलोकेशन का चार्ट रहता है। अब ऑफ कोर्स इसमें अब जब री इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस है, इसमें भी बहुत सारी कैपिटल एलोकेशन के डिसीजंस लेने होते हैं कि आपको मर्जर एंड एक्विजिशन में बहुत फंस जाते हैं, कभी कभी बहुत गलत मर्जर एंड एक्विजिशन हो जाते हैं, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। अगेन बहुत सारे फेलियर्स हैं मर्जर एंड एक्विजिशंस में, तो उसमें वो सारे कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। फिर आप ऑर्गेनिक ग्रोथ भी कर रहे हो तो अननेसेसरी आपको लग रहा है कि ROI आएगा बट नहीं आया, राइट। और काफ़ी सारे बिजनेस आपने बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर दिया और नहीं चला, तो वो भी सब कॉम्प्लिकेशंस कैपिटल एलोकेशन में रहते हैं। तो यही सब बहुत बड़ा फैक्टर रहता है कि कंपनी कैसा ग्रो करेगी और कैसी कंपनी है इन्वेस्ट करने के लिए, कि हाउ द करंट कैपिटल एलोकेशन जो है फ्रेमवर्क कैसा है, या उनका कैसा इन्वेस्टमेंट चल रहा है, और आगे जो इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं वो हाउ इट वर्क्स इन द ओवरऑल फ्यूचर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं विच बेसिकली टेक्स कि ये कंपनी आगे अच्छा करेगी या नहीं करेगी, और यही रिस्क हम लेते हैं कि जो कंसिस्टेंटली अच्छा कर पा रहा है, जैसे एशियन पेंट्स है, पिडिलाइट है, वो कंसिस्टेंटली शायद ये अच्छा कर पा रहे हैं, इसलिए उनको कंसिस्टेंट कंपाउंडर कहा जाता है। बट आगे भी वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। 20 साल से कोई चीज़ अच्छी हो रही है तो आदमी सोचता है कि शायद आगे भी होगी, बट चेंज कैन हैपन एनी टाइम, राइट। तो वी नीड टू नो दोज थिंग्स एज वेल। हिंदुस्तान लीवर इज एक्सीलेंट कंपनी, 20 साल से बहुत अच्छा कर रही है, नेस्ले बहुत अच्छा कर रही है, बट वो आगे भी करेगी क्या? ऑफकोर्स एवरीवन एक्सपेक्ट्स कि भाई इतना अच्छा कैपिटल एलोकेशन उनका रहा है 20 साल से, तो शायद आगे भी रहेगा,
बट देर इज़ नो गारंटी, राइट। देर कैन ऑलवेज बी रिस्क इन थिंग्स कि अगर वो कोई मर्जर करते हैं वो नहीं चलता, या फिर कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं जो नहीं चलती, तो वो सारे फैक्टर्स वी नीड टू ऑलवेज थिंक, एंड दैट्स हाउ कंपनीज जो है, स्टॉक इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज रिस्की, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझना है कि यू कैन नॉट बी 100% श्योर अबाउट एनीथिंग कि आप कोई कंपनी में लोगे और वो अच्छी करेगी, तो 100% कुछ श्योरिटी नहीं होती। देयर इज ऑलवेज दैट रिस्क कि बहुत अच्छी मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा है, बट देयर डिसीजंस कैन ऑल्सो बी रॉन्ग, राइट। तो ये चीज़ हमें समझनी है। दैट इज ऑल। हैव अ ग्रेट टाइम हेड दोस्तों, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करो, और शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स फैमिलीज अपने सोशल मीडिया वगैरह पे, तो बहुत बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा स्प्रेड होगा, तो वी विल ऑल्सो फील वेरी वेरी नाइस। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।